नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं। यहाँ पर आज तारीख है 8 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक आदमी कितना जलील हो सकता है, एक आदमी कितना बेइज्जत हो सकता है, एक आदमी अपनी इज्जत को बेच के कैसे शांति और सुकून के साथ, बेशर्मी के साथ जी सकता है। अगर इस चीज का आपको एग्जाम्पल देखना हो तो आप किसी और को मत देखिए, आप केवल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस कदर बेइज्जत हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चेहरे पे ना कहीं शर्म है, ना कहीं सिकन है, ना कहीं हया है। डोनाल्ड ट्रंप को बेइज्जत करने के लिए रशिया ने भी हर संभव काम किया, भारत ने फिर से अमेरिका के मुंह में मूत दिया, और इस समय इनके ही पेंटागन के एक अधिकारी ने ऐसा काम किया है कि इसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप केवल हंसेंगे। वहीं फीफा ने भी इनके साथ ऐसा कांड किया है कि कोई इज्जतदार आदमी होता तो ऐसी जगह पे नहीं जाता। दरअसल रशिया जब भारत के दौरे पे आता है, यानी जो पुतिन साहब हैं, जब भारत के दौरे पे आते हैं तो उस टाइम कई सारे देशों ने विरोध व्यक्त किया था। फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं, हिंदी में ट्रांसलेट है, इसको आप देख लीजिएगा। फर्स्ट पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने साफ तौर पे एक एडवाइजरी, एक नोट जारी करते हुए कहा था कि रशिया का भारत का दौरा गलत है, अनएथिकल है, और कहीं ना कहीं रशिया के प्राइम मिनिस्टर या फिर राष्ट्रपति, जो भी आप समझ लें, पुतिन साहब को अरेस्ट करना चाहिए। ये बात जब 3 देशों ने एक साथ बोली तो इनको लगा कि भारत डर जाएगा, भारत मेजबानी नहीं करेगा और पुतिन से कहेगा कि साहब मत आओ, हमारी आपकी फोन पे बातचीत हो जाएगी। लेकिन भारत और रशिया के रिश्तों की जो 23वीं समिट थी, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए पुतिन साहब जब भारत आए और आने के बाद भारत के साथ तमाम तरीके की डील हुई, उस समय पेंटागन के एक अधिकारी जिनका नाम माइकल रूबिन है, इन्होंने वो चीज बोली जिसको सुनने के बाद कोई कायदे का राष्ट्रपति होता तो इस्तीफा दे देता। दरअसल माइकल रूबिन ने कहा कि जिस हिसाब से भारत और रशिया के ताल्लुकात इस समय नजदीक हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, यकीन मानिए नोबेल पीस प्राइज तो कायदे से भारत और रशिया के रिश्ते को बेहतर करने के लिए ट्रंप को मिल जाना चाहिए। यानी इतना गंदा तंज कसा कि जिस हिसाब से पूरी दुनिया में शांति समझौते की बात करते थे, पूरी दुनिया में शांति समझौता तो नहीं हुआ, लेकिन भारत और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो गए, और साथ ही इससे अमेरिका को ठीक ठाक नुकसान भी हुआ। और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। अब माइकल रूबिन ने तो ये बात बोली ही थी इसी दौरान फीफा वर्ल्ड कप जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जिसमें रोनाल्डो खेलते हैं, मेसी खेलते हैं, यानी फुटबॉल का वो क्लब जो पूरी दुनिया का सबसे महंगा स्पोर्ट रिप्रेजेंट करता है। फीफा क्लब ने डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मजाक बनाया कि वीडियो आपको दिखाऊंगा, आज आपके हंसते हंसते पसीने छूट जाएंगे इस ठंडी में भी, यकीन मानिए। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर ने साफ तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया और कहा कि बाबू ऐसा है, तुमको नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन एक काम करो, हमारे द्वारा तुम फीफा पीस प्राइज ले लो। यानी ऐसी कोई पीस प्राइज बनी ही नहीं थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाने के लिए फीफा वालों ने एक फीफा पीस प्राइज बना के सीधे तौर पे डोनाल्ड ट्रंप को दिया। और डोनाल्ड ट्रंप को देने के लिए कोई और था भी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को खुद बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भैया ये आपका ट्रॉफी है, ये आपका मेडल है, ये आपका सर्टिफिकेट है, खुद से खुद को दे दो। और पूरी बेशर्मी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से खुद को तमाम ट्रॉफी और तमाम चीजें दे भी दी, मेडल भी पहना लिया खुद को ही। वीडियो देखें आप। प्लीज वेलकम द वेरी फर्स्ट विनर ऑफ द फीफा पीस प्राइज, द 45th and 47th president of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please. Excellent. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को फीफा ऑर्गेनाइजेशन ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा
कि एक काम कीजिए, आपको नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन ये फीफा पीस प्राइज है और इस फीफा पीस प्राइज को आप खुद से खुद को दे दें। मतलब ये उस लेवल का तंज था कि जिस हिसाब से आप नोबेल पीस प्राइज की डिमांड करते हैं, आपको मिलता तो है नहीं, आप खुद से खुद को देने लगते हैं। तो एक काम कीजिए, फीफा पीस प्राइज भी खुद से खुद को दे दीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप इतना बेशरम इंसान कि उसने फीफा पीस प्राइज खुद से खुद को पहना भी दिया, खुद से मेडल लिया, खुद के गले में डाल लिया। कमाल है भाई। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही है। इधर भारत ने इतना तगड़ा झटका दिया है इस समय अमेरिका को कि इस झटके के बाद अमेरिका अपना मुंह कहीं दिखाने लायक रहा ही नहीं है। हुआ क्या, दरअसल एक देश है फिलीपींस, और फिलीपींस लगातार हथियारों की डिमांड पूरी दुनिया से करता है और कहता है कि भैया हमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, हमें ऐसी मिसाइल और ऐसा सिस्टम दे दो जो 50, 60, 70 किलोमीटर की मार करने की क्षमता रखता हो। और ये 50, 60, 70 किलोमीटर मारने के लिए हमें जो सेटअप बनाना पड़े वो बड़ा हैवी ना हो। ऐसा नहीं कि भाई हमको 50 किलोमीटर मारना है तो उसके लिए हम 5 किलोमीटर में अपना सेटअप ही बनाएं। एक कोई ऐसा सेटअप जो मोबाइल हो। मोबाइल का मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि भाई चलने वाली चीज़, जैसे गाड़ी हो गई, कार हो गया। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कार वार की जहाँ रिपेयरिंग होती है वहाँ लिखा रहता है ऑटोमोबाइल। तो मोबाइल का मतलब जो चीज़ मूव कर सके, कोई स्टेबल सेटअप ना हो। तो फिलीपींस का कहना है कि आप हमको कोई ऐसा सेटअप दे दें जिस सेटअप से हम मोबाइल सिचुएशन से उसको ऑपरेट करें और जहाँ चाहे वहाँ ले जाके डिप्लॉय कर दें, और डिप्लॉय करने के बाद जब चाहे तब इस मिसाइल का प्रयोग करके अपने दुश्मन को ख़त्म कर दें। अब ये बात जब अमेरिका सुनता है तो कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप हमारा हॉक मिसाइल ले लो, आप हमारा हॉक मिसाइल ले लो और डील को डन करो। अब ये चीज़ फिलीपींस डील डन करने वाला ही था। इसी दौरान भारत ने वहाँ पे पिच कर दिया। भारत ने कहा तुम हॉक क्यों लोगे यार, तुम हमारा सैम ले लो। अब सैम का मतलब क्या है और सैम की खासियत क्या है? सैम एक टाइप है और इस सैम मिसाइल के अंदर हमारी जो प्रायोरिटी होगी इस समय देने की फिलीपींस को, वो आकाश 1S है। इसको बाकायदा BDL ने बनाया है। BDL हमारे देश की कंपनी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको आप किसी भी 8 पहिए वाले वाहन पे आराम से डिप्लॉय कर दो। 4-4 के सेट में इसका पूरा सिस्टम होता है। एक लॉन्चर से 4-4 सेट भी चल सकते हैं। बहुत कम पावर इसमें लगती है इसको चलाने के लिए। और आकाश मिसाइल की क्या खासियत है, क्या खूबी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। तो आकाश मिसाइल से लैस ये सिस्टम फिलीपींस ले सकता है भारत से। और टोटल कीमत की अगर बात करें तो औपचारिक बातचीत शुरू हो गई और स्टार्टिंग में $200 मिलियन के करीब की रकम पे ये पूरा सौदा होगा। और इस सौदे से भारत ठीक ठाक पैसा भी कमाएगा। और फिलीपींस जैसे देश भारत से जब हथियार खरीदते हैं तो पूरी दुनिया में ये बात कंफर्म होती है कि भाई भारत भी अब कुछ है, भारत भी हथियार बना रहा है। आज नहीं तो कल 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट हम भी बनाएंगे। चूंकि आज हमारे देश का युवा, देखिए अंधभक्त मंडली की आप बातें हटा दीजिए, वो तो परेशान रहते और कहाँ कहाँ परेशान रहते हैं अभी आपको वीडियो में डिटेल में बता दूंगा। लेकिन जो सही में पढ़ने लिखने वाला युवा है वो मंदिर, मस्जिद, मजारों, गुरुद्वारों के ऊपर उठ के अपनी किताब पे ध्यान देता है और वो अग्नि 5, अग्नि 7 जैसी मिसाइलों को भी बनाता है और उसका फायदा हमारे देश की सरकार लेती है $200 मिलियन की। देखिए आपको डील मैंने बता दी। अब ये तमाम चीज जब चल ही रही है, इधर रशिया भारत के दौरे पे आया और आने के बाद उसने कहा कि हम आपको S-500 दे रहे हैं, आप हमारा Su-57 ले लो या फिर हमसे कुछ और चाहिए वो भी ले लो। दोस्ती हमारी आपकी बनी रहे, अमेरिका और जो पश्चिम देश है उनका पिछवाड़ा जलता रहे। ये बात जब रशिया बोल के भारत से गया तो जैसे ही रशिया जाता है अमेरिका के पिछवाड़े में इतनी मिर्ची लगती है, इतनी मिर्ची लगती है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल से कहा कि फौरन भाग के भारत जाओ और भारत से डील कर लो, भारत से डील कर लो। और भारत से जो डील होगी वो ट्रेड और टैरिफ में होगी। यानी जिस ट्रेड और टैरिफ के दम पे भारत को धमकाने का काम अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश करते थे, रशिया के साथ भारत के ताल्लुकात आज इतने बेहतर हैं कि इन तमाम देशों की खुद की फटी पड़ी है। और अमेरिका ने अपने डेलीगेशंस को भेजा है भारत के लिए और 10 और 12 तारीख के बीच मीटिंग भी होगी। रिपोर्ट आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अमेरिका डर के भेज रहा है। तमाम चीज़ जो बोल रहा हूँ आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर पैसे की भूख और इंसानियत को खत्म करने की इच्छा कुछ देशों में इतनी जाग चुकी है कि वो इंसान तो कहलाने लायक ही नहीं है, वो जानवर हो चुके हैं।
बीबीसी की ये रिपोर्ट है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि सूडान के अंदर फिर से बड़ा हमला हुआ है और इस हमले में 50 लोग मारे गए और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि 33 के करीब बच्चे मारे गए। बीबीसी की ये रिपोर्ट है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि सूडान में एक शहर है कालोकी शहर, और इसी कालोकी शहर में एक जगह लगती है किडन गार्टन में ड्रोन से हमला हुआ। वहां पे 50 लोग मौजूद थे। जो समझदार थे, जो बड़े थे, वो तो भाग जाते हैं। जो बच्चे थे, जो महिलाएं थी, जो नहीं भाग पाती हैं, वो उस ड्रोन हमले के जद में आती और आने के बाद उनकी मौत होती है। आज ये काम कोई और नहीं करवा रहा। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि यार अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, अरबों में ऐसी चीजें हैं, कोई फिलिस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाता। ताजुब की बात आप सुनिए कि सूडान में ये तमाम चीजें करने वाला जो ग्रुप है वो मुसलमानों का है, उसको फंड करने वाला जो देश है वो भी मुसलमान है, और सूडान की धरती को, सूडान की काली धरती को, सूडान के काले लोगों को लाल करने वाले जो लोग हैं वो भी अरब के हैं। और नाम लेने में मुझे कोई हिचक नहीं है, वो दुबई के लोग हैं, यूएई के लोग हैं। ये बाकायदा पैसा देते हैं, पैसा दे के सूडान जैसे देश को तबाह कर रहे, चूंकि सूडान के अंदर इतना सोना है कि उस सोने से पूरी दुनिया को एक बार ढका जा सकता है, बशर्ते सूडान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो अपने सोने को रिफाइन करके पूरी दुनिया में बेच सके। दैट्स वाई इस चीज का फायदा उठा के सूडान की जमीन पे कब्जा करने के लिए दुबई ने सूडान में कुछ रेबल्स को पैसे देके, हथियार देके ये कहा कि सत्ता पलट करो ताकि हम यहाँ पे अपनी माइनिंग करा सके और माइनिंग कराने के बाद मोटे पैसे कमा सके। खैर, सूडान में ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर गाजा से कुछ ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जो इंसानियत को भी कंफ्यूज करने वाली है। पहली चीज ये जानिए कि नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत जल्द हम हमास के साथ सेकंड फेज वाली डील में जा सकते हैं, बहुत जल्द। यानी नेतन्याहू का कहना है कि पहला फेज बहुत जल्द ओवर होगा। अच्छा, ओवर होगा भी कैसे हुआ आप जान लो। एक ही डेड बॉडी बची है जो इस समय हमास नहीं रिकवर कर पाया है। बाकी जितनी डेड बॉडीज की बात हुई थी वो तमाम डेड बॉडीज को हमास ने रिकवर करके, इवन एक एक्स्ट्रा भी, एक सैनिक जो 2014 में मारा गया था उसकी भी डेड बॉडी को हमास ने हैंडओवर कर दिया इजराइल को। तो अब इजराइल कुछ कहने लायक नहीं है। तो कहानी है, आप जानिए कि केवल एक लाश बची है जो हमास को खोजनी है, और अगर उस लाश को हमास ने खोज लिया तो फिर पहला फेज का जितना पावदान होना था वो मुकम्मल हो जाएगा। पहले फेज में ये था कि जंग रुकेगी, साथ ही जो बंधक है उनके आदान प्रदान हो जाएंगे, कोई किसी पे हमला नहीं करेगा, एक येलो लाइन बनाई जाएगी जिसके इस पार ना इजराइल आएगा ना उस पार हमास आएगा, और ये तमाम चीजें हो गई। बस एक डेड बॉडी बची है। अब इसी को लेकर नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भैया अब सेकंड फेज शुरू होगा। लेकिन है यहाँ पे नेतन्याहू सेकंड फेज में इस चीज की उम्मीद अमेरिका, दुबई, कतर, साथ ही इजिप्ट, इन तमाम देशों से लगा रहा है कि ये तमाम देश मिलके डिसमेंटल करेंगे हमास को। ये तमाम देश अपनी सेना को भेजेंगे और हमास से हथियार छीन के इजराइल के कदमों में रखेंगे, तभी सेकंड फेज मुकम्मल माना जाएगा। नहीं तो फिर हमले जारी हो जाएंगे इजराइल की तरफ से। ये भी बात आप याद रखिए। वहीं नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि मैं एक माफीनामे के लिए अपनी कुर्सी को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं अपने मुंह से कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने कोई करप्शन किया है। वहीं जो राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आने वाला नहीं हूं। तो राष्ट्रपति बनाम प्रधानमंत्री का ये पूरा मामला अब इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है। और साथ ही तमाम जो लोग हैं आज उस सड़कों पे निकल के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि एनीहाउ इस जंग को रोक के सबसे पहले 7 तारीख को कैसे हमास के लोग हमला करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी तय कर दी जाए, और करप्शन का क्या मामला है इसके बारे में भी बातचीत ठीक से हो जाए। ये पूरी बात इजराइल की आवाम कह रही है। खैर, इजराइल में ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं, लेकिन गाजा से जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो भी इंसानियत को दहलाने वाली ही हैं। रिपोर्ट आपके सामने है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अल जजीरा की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये साफ तौर पे दावा किया गया है कि UNRWA ने कहा है कि गाजा के अंदर फौरन मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, और गाजा के अंदर अगर मेडिकल सपोर्ट सही से नहीं मिला तो गाजा के लोगों को बचाना अब मुश्किल हो जाएगा। कारण सबसे बड़ा ये है कि साल 1.5 साल से भरपेट दोनों टाइम का खाना कभी गाजा के लोगों को मिला ही नहीं। दूसरा बड़ा कारण ये है कि आज गाजा के अंदर कोई घर नहीं है, और जब ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही हैं तो ज़्यादातर लोग हाइपोथर्मिया के भी शिकार हो रहे हैं, यानी ठंड से ठिठुर के उनकी मौत हो रही है।
वहीं अल जजीरा की ही रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। गाजा के अंदर जो एम्बुलेंस जा रही है, खासकर वेस्ट बैंक में भी उस एम्बुलेंस के क्रू मेंबर को अरेस्ट किया गया ताकि ये लोग कोई भी मदद की चीज ना पहुंचा पाए। यानी एम्बुलेंस तक को नहीं जाने दिया जा रहा ताकि वेस्ट बैंक के लोग, गाजा के लोग इतने दहल जाएं, इतने सिहर जाएं, इतना टॉर्चर उनको कर दो कि ये लोग देश छोड़ के खुद ब खुद भाग जाएं। और इसीलिए राफा की क्रॉसिंग वन वे तरीके से खोली गई। इजराइल आर्मी ने साफ तौर पे कहा कि जो राफा की क्रॉसिंग है वो खोली जाएगी। गाजा से अगर कोई जाना चाहता हो तो चला जाए, लेकिन उधर से नहीं आ सकता इजिप्ट से। तो ये तमाम टॉर्चर इसीलिए हो रहे हैं कि गाजा के लोग भाग जाएं। ऊपर वाला इनको ताकत दे लड़ने की, क्या कहा जाए, हे ईश्वर। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर गोवा से एक ऐसी तस्वीर निकल के सामने आई जिसके बारे में आपको गोदी मीडिया ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। बहरहाल मैं आपको बता देता हूं। गोवा में एक क्लब के अंदर पार्टी चल रही थी। पार्टी चलने के दौरान वहां पे ब्लास्ट हुआ और रिपोर्ट्स ये निकल के सामने आई है कि इस पूरे ब्लास्ट में 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि शुरुआत में लोगों ने जब उसको हल्के में लिया और कहा कि आग लग गई, धुआं निकाल दिया, अभी आपको वीडियो भी दिखा दे रहा हूं, तो उस टाइम लोगों को शायद अंदाजा ही नहीं था कितनी भयानक तरीके से आग पकड़ेगी कि फिर भागने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा। पहले आप स्क्रीन पे वीडियो देखें, फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये दोनों करती जलती जो इमारत देख रहे हैं, ये क्लब है और ये पूरा क्लब आग की जद में था। और ताजुब की बात ये है कि जब आग लगी उस टाइम का एक्सक्लूसिव वीडियो भी हमारे पास है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक महिला परफॉर्मेंस कर रही है और इस दौरान जब आग लगी तो लोग मजाक उड़ा रहे थे। आप उस वीडियो को देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस मौके पे आग लगी थी उस मौके पे वहां की जो बार डांसर थी उसको लगा कि शायद नॉर्मल चीज है, कोई फायर शो है, और लोग वहां पे हंस रहे थे। लेकिन अचानक से जब ऊपर का पूरा कर्टन जला और आग गिरी तब कोई भाग नहीं पाया और 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ताजुब की बात यह है कि ये सैटरडे और संडे की घटना है, आज मंगलवार है, लेकिन आपको इसके बारे में किसी भी गोदी मीडिया के चैनल ने नहीं बताया होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुसलमान का रंग नहीं था। सिलेंडर फटा तो नहीं बताएंगे, कोई अब्दुल्ला के बम फोड़ दे तो पूरी दुनिया में हो हल्ला, यही तो चलता है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही। इधर पाकिस्तान से बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान की सेना ने ऑफिशियल तौर पे इमरान खान को पागल घोषित कर दिया है। पाकिस्तान की सेना ने साफ तौर पे एक लेटर जारी करते हुए कहा कि इमरान खान मानसिक रोगी हैं और वो पाकिस्तान के विरोध में बातचीत कर रहे हैं। यानी जो इस समय भारत के फेवर में अगर कोई पाकिस्तान से बातचीत कर दे तो उसकी नजर में गद्दार है, उसकी नजर में गद्दार है। सेम हमारी वाली सिचुएशन है कि सरकार के खिलाफ आप एक बात बोल दो, आप देखो कैसे देशद्रोही घोषित कर दिए जाओगे, पता नहीं चलेगा। सेम चीज यहाँ पे भी है। पाकिस्तान की सरकार ने जब इमरान खान की बात को सुना तो सेना से ये बयान दिलवा दिया कि भाई इमरान खान तो गद्दार हो गए, मानसिक रूप से पागल हो गए, इलाज करवाओ। ताजुब की बात यह कि 3 साल से अड़ियाला जेल में उनको बंद करके रखा गया। बहनों को कैसे टॉर्चर किया गया बताने की जरूरत नहीं, आप खूब जानते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया, क्या कहा जाए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक अच्छे रहे, खुश रहें, ऊपर वाला हिफाजत करे।